स्वागत है दोस्तों वी फॉर यू रेडियो पर। मैं हूं अनुपम और मेरे साथ आज बहुत अच्छे बहुत ही गणमान्य पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और एक नया सीरीज वी फॉर यू रेडियो पे जो कि बहुत ही गंभीर विषयों पे लेकर आएगा जिसका नाम है मंथन। दोस्तों हाल ही में 2024 इलेक्शंस खत्म हुए, जून में रिजल्ट भी आए और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इलेक्शन माना जाएगा। कुछ ऐसे चीजें निकल के सामने आई तो हमको लगा कि कुछ ऐसे गणमान्य लोग लेके आए जो काफी एक्सपर्ट हैं और इस पे उनकी उनकी उनका दृष्टिकोण भी देखा जाए। और मेरे हिसाब से मैं पहले तो मैं पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ आज मेरा सहयोग मेरा साथ देंगे बहुत ही गणमान्य, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चौधरी जी, जो यूट्यूबर भी हैं और एक चीफ एडिटर ऑफ न्यूज के चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र जी। साथ में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर स्पेशल पैनल पे हम लेके आए हैं प्रिंट मीडिया के दिग्गज, हमारे उनको भीष्म पितामह कहते हैं, और राकेश शर्मा जी ऑफ कोर्स ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज सर्विस। और दोनों हमारे ये पैनलिस्ट जुड़े हैं भारत से इस वक्त। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी फॉर यू रेडियो पर। धन्यवाद। जैसा मैंने बताया आपको कि इलेक्शन की जोरों पे था तो किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी सरकार को मतलब हराना तो इम्पॉसिबल था और अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगा और देखा गया मुख्य तौर पे कि जो उनका बीजेपी का मेन वोटर बेस जो हिंदू है वो शक्ति, जाति और गहरी सामांतिक रेखाओं के कारण थोड़ा सा बिखरा और एकदम से एक नया आया पक्ष विपक्ष निकल के आया, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत ही है, जो हमारा टाइटल भी बहुत खूबसूरत है, 2024 के पर्व के गर्भ से जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकल रहे हैं उसको लेकर हम आए हैं आज आपके बीच। हम कोशिश करेंगे श्रोताओं कि आप के क्वेश्चंस भी आप अगर भेजना चाहें हमको भेज सकते हैं और हम चाहेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम आगे आपके जवाब लेके आएंगे। लेकिन अभी हम जाते हैं हमारे वीरेंद्र जी के पास। वीरेंद्र जी, आप तो यूट्यूबर हैं, आप तो रोज इस पर चर्चा करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार जो मुझे लगा थोड़ी हंसी का लगा कि जब मैं तो उस वक्त हिंदुस्तान में था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो जब रिजल्ट आए मुझे दो फिल्मों की दिमाग में आया। कांग्रेस को देखते हुए बाजीगर का जिक्र दिमाग में जहन में उतरा। एक टाइटल था, बड़े स्टाइल से शाहरुख खान ने कहा था उस वक्त, हार कर जीतने वाले को भी कहते हैं बाजीगर। तो वो कांग्रेस को लेकर आया और बीजेपी को देखकर मुझे लगा जो जीता वही सिकंदर। मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। मतलब भाई, अब जो 242 कर लीजिए, 200 सत्ता में तो हम आए तीसरी बार। तो यहां से शुरू करेंगे वीरेंद्र जी, आपको देते हैं हम मंच, आप यहाँ शुरुआत करें। और थोड़ा सा हम चाहेंगे राकेश जी के इतने एक्सपीरियंस को हम इस्तेमाल करेंगे, तो राकेश जी थोड़ा हम अपने दृष्टिकोण से हमारे बताए, हमारे जो अंदर क्वेश्चन से हमारे सवाल जो उठ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं। राकेश जी, वीरेंद्र जी, मंच आपका। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और 18वीं लोकसभा भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लोकतंत्र के लिए एक इतिहास है अपने आप में, क्योंकि भारत तब भी दुनिया में अकेला ऐसा देश था जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। मैं बात कर रहा हूं 1952 की, जब भारत के वोटर थे 11 करोड़ और देश का नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2024 में भी एक इतिहास है कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा लोकतंत्र, 64 करोड़ वोटर, न भूतो न भविष्यति, वो सिर्फ भारत में है। और अब रही बात नरेंद्र मोदी की, एक इतिहास और बना है। पहले वो इतिहास पंडित नेहरू ने बनाया 1952, 57 और 62 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार, और वो इतिहास दोहराया है नरेंद्र मोदी जी ने, तीसरी बार लगातार मोदी सरकार। देखिए, वोट प्रतिशत की हम बात करेंगे, लेकिन इतिहास बना है। लेकिन यहां पर हमें थोड़े से के लिए ठहरना होगा, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं, व्यक्तित्व हैं, जो लगभग 4 दशक से जीता जागता गवाह और इतिहास है
भारत के लोकतंत्र के, भारत के हर वो तंत्र के कि कैसे चला, नहीं चला, किसका चला, कैसे चला। सर राकेश शर्मा जी, आपको मैं हृदय से सम्मान पहले भी करता था, लेकिन आज इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि शायद मुझे लग रहा है कि टेलीविजन की दुनिया हो या यूट्यूब की दुनिया हो, शायद राकेश जी पहली बार अपनी बात कहने जा रहे हैं, अपने तजुर्बे को साझा करने जा रहे हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि इस इतिहास के बारे में, क्योंकि पिछले इतिहास के आधार पर हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका तजुर्बा क्या कहता है। वीरेंद्र भाई, आपने बात शुरू करी 52 से, जब 11 करोड़ मतदाताओं ने भारत के अंदर लोकतंत्र के लिए वोट डाला और अपनी सरकार चुनी। 2024 में अभी आपने कहा 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो विश्व के विकसित 4 देश हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, कनाडा, उनकी इतनी आबादी नहीं है जितने लोगों ने भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र बनाने के लिए वोट डाला। तो ये देयर आर 4 डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इतनी आबादी ही नहीं है जितने हमारे देश के लोगों ने वोट। अब प्रश्न ये होता है कि जिस समय वोट डाले जाते थे, कहा गया लोकतंत्र खतरे में, कहा गया संविधान खतरे में, कहा गया देश की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब खतरे में हैं, और ना जाने किस प्रकार के झूठ, प्रपंच, फरेब, मकारी के वातावरण को बनाया गया कि देश में शायद इसके बाद चुनाव कभी होंगे ही नहीं। वो सब कुछ इसलिए किया गया कि देश के अंदर अराजकता आ जाए। आपने कुछ स्टेटमेंट सुनी हो, पर्टिकुलरली मैं नाम भी ले दूंगा, राहुल गांधी ने कहा था कि देश में आग लग जाएगी यदि भाजपा दोबारा आ गई। कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कह दिया था। मेरा तो ये मानना है कि ये चुनाव दृश्य अदृश्य शक्तियों के बीच था। इंडी गठबंधन के लोग रंगमंच की कठपुतलियां थे, डोर कहीं और चल रही थी, ऊर्जा कहीं से और आ रही, जहां से लगातार पैसा भी, मॉरल सपोर्ट भी लगातार, जो लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे, जो लोग भारत को कमजोर करना चाहते थे, वो शक्तियां, क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रही थी। भारत ने पर्टिकुलरली जब से 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर स्थान प्राप्त किया, और मोदी जी ने अपने चुनाव से पहले भी कहा कि अब हम शायद 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसने विश्व को विचलित कर दिया। वो लोग जो भारत को कमजोर देखना चाहते थे वो परेशान हो गए। जॉर्ज सोरोस को तो आपने सुना होगा, $1 बिलियन मैंने अलग रख दिए मोदी को हटाने। कहा जा रहा है अन्य सूत्रों से कि 7,000 करोड़ चाइना ने पंप इन किए इस चुनाव के अंदर। कितने लोगों ने टूल किट के रूप में यूरोप के अंदर लोगों को बैठाया जिससे लोगों को बरगलाया जा सके, भरमाया जा सके और इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जा सके। जो लोग कह रहे थे लोकतंत्र कमजोर होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, भारत में अराजकता आएगी, वो उनको कहीं से ऊर्जा मिल रही थी, पावर मिल रही थी। पहला तो मैं आपको ये 18वीं लोकसभा चुनाव या 2024 का लोकसभा चुनाव आपके रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 543 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुआ। एनडीए को मिला 293 सीट और इंडिया अलायंस को मिला 234 सीट और अन्य के खाते में गया 16 है। अन्य जो है कई चुनावों के बाद लोएस्ट नंबर पर हो गया है। कहने का मतलब है कि जो गठबंधन है बाइपोलर होता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी पार्टी 240 सीट पाके भारतीय जनता पार्टी है। और एक बात और बताऊंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत नहीं घटा है, यानी
8 यानी 8%। और यदि 2014 से तुलना करें तो वोट बढ़ाई है, घटा नहीं है, क्योंकि 2014 में 31.3% वोट मिला था बीजेपी को और 2019 में 37.7% मिला था और अब की बार मिला है 36.9%। सर, आपने मेरा दूसरा सवाल, ये आंकड़े इसलिए मैंने दर्शकों को बताया है कि क्यों राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट नहीं मिला है। 240 सीट, लार्जेस्ट पार्टी, 36% से ज्यादा वोट देश में, 36% 64 करोड़ में से कांग्रेस को तो 21% मिला है। सवाल उठता है कि राहुल गांधी का यह सवाल कहां तक जायज है नरेंद्र मोदी के क्रेडिबिलिटी पर। देखो, मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा बाजीगर, वो हार के भी जीत गए और हम जीत कर भी हार गए। 2014 282, 2019 303। इस बार ये सत्ता लोलुप पार्टी जो येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसे मैं पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी एक खंडित विखंडित अर्ध विक्षिप्त गठबंधन कहता रहा। क्योंकि गठबंधन तो कहाँ है, कलकत्ता में, बंगाल में कौन सा गठबंधन था, पंजाब में कौन सा गठबंधन था, जहां जहां इनको मौका लगा वहां गठबंधन तोड़ दिया और जहां मौका लगा वहां पे बना लिया। तो ये कोई, इन्होंने कोई विशेष कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की। ये जो मैंने कहा कि विदेशों से प्रायोजित जो गठबंधन बना, उन्होंने हर प्रकार से भारत को कमजोर करने के लिए अपनी हर चाल चली, उसके बावजूद ये कुछ कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम नहीं हुआ। जो प्री पोल अलायंस था वो फिर भी पूर्ण रूप से अपनी सत्ता में आया। ये पोस्ट पोल अलायंस नहीं था। ये पार्टियां जो सत्ता में आजकल एनडीए में हैं, ये प्री पोल थी। 293 सीट देके वो सत्ता के अंदर सिंहासन पर बैठी हैं। तो ये कोई इतनी जबरदस्त दुनिया भर की साजिशों के बाद यदि ये सत्ता में आए हैं तो भारतीय जनता भारत को प्रेम करती है, ये उसका प्रमाण है। भारत की जनता विचलित नहीं होने वाली। और काठ की हांडी एक बार चढ़ती है वीरेंद्र भाई, इस बार झूठ फरेब चल गया, अब आगे कोई ये झूठ फरेब नहीं चलने वाला कि मेरा आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा ये। और उसके बाद 1 जुलाई को टका टक तुम्हारे खाते में 8,500 आ जाएंगे और इसकी गारंटी गांव गांव ये ले आके बांटी। तो मेरा देश का अभी भी वोटर भोला है, इनकी चाल में फंस गया, इनकी चाल में फंस गया। लेकिन अब वो उनको रियलाइज हो रहा है। मेरी अपने कनेक्शन हैं सारे पूरे भारतवर्ष में, आप जानते हैं, वहां से रिपोर्ट मेरे पास जो आ रही है, आज चुनाव करा लीजिए, फिर ये वो अपना जो उन्होंने 370 की बात की थी, भाजपा फिर 370 पे पहुंचेगी कि जो हालत इन्होंने पार्लियामेंट में करी, जो हाहाकार मचाया जब मोदी जी राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी ने किस तरह से उकसाया कि जाओ वेल के अंदर, वोटिंग करी, खुद से वोटिंग करी, क्या बचकाना हरकत की। मोदी जी ने सही कहा, ये बालक बुद्धि है, इसको भूल जाओ। वो एक तरफ वो विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये अराजकता की बात कर रहे हैं। पूरे चुनाव के अंदर मोदी जी बताते रहे कि उनका 2047 का विजन क्या है। मोदी जी बताते रहे कि पिछले 10 साल में भारत ने क्या क्या उपलब्धियां करी हैं, और इनका एक ही नारा था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी। मोदी क्यों हटाओ? क्योंकि वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। वो देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देश को एक विश्व की शक्तिशाली आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं। तो ये चुनाव देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों के बीच में चुनाव था, जो कि अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। राकेश जी, और मैं चाहूंगा अनुपम जी अब अपने सवाल जरूर पूछें राकेश शर्मा जी से। नहीं, मैं सवाल तो मैं सिर्फ आपकी बात से बात खींच निकलती है। मैं आप दोनों का बहुत आदर करता हूं और आपने बिल्कुल सही बात, शुरुआत बहुत अच्छी करी, क्योंकि और जो मेरे हिसाब से ना दृष्टिकोण परसेप्शंस पे ही चलता है। और आपने बिल्कुल सही बात बताई वीरेंद्र जी कि वोटर काउंट घटा नहीं,
लेकिन सीटें घटी, और लोगों का दिमाग वही बैठ गया है कि सीटें घट गई, क्योंकि नारा जो उनका था ना, अब की बार 400 पार, और वो अंत तक दिमाग में, वोटर के दिमाग घूमता रहा। और कांग्रेस उसी इसको परसेप्शन खेल रही है, बता रही है कि भाई देखिए 400 पार कर रहे थे, वो तो 240 पे अटक कर रह गए, और इसका ही फायदा उठाने की कोशिश कर रही है अपने ही गलत गलत बयानबाजी से, कि साहब ऐसा है कि आपको देखिए भारतीय जनता ने चुनना नहीं चाहती थी इस बार, जबकि आपके पास सही आंकड़े हैं, आपके आंकड़ों से आप बात कर रहे हैं, वहां पे वो परसेप्शन का खेल है। और दूसरी चीज यह है कि अभी बताया, बहुत अच्छी बात करी राकेश जी ने, कि बालक बुद्धि, इस बार अभी वही परसों नरसों का इसमें बता दिया मोदी जी ने कि अब बालक बुद्धि को गंभीरता से लिया जाएगा। ये सब अब ये सब बालक बुद्धि वाली चीजें नहीं है, क्योंकि जो अब बयानबाजी हो रही है संसद में, उसका मान मर्यादा क्रॉस करके एक विपक्ष का नेता के भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अपना एक सिंहासन होता है, बैठकर उसके हिसाब से, अपने हिसाब से एक मर्यादा में रहकर करा जाता हो। तो अभी हम अपने श्रोताओं को बताएंगे कि हम कुछ बीच बीच में कुछ वीडियो शेयर करते रहेंगे अपने श्रोताओं से, सो दैट हमारे श्रोता जो हम बात कर रहे हैं उसका रूप भी देखते रहें, वो हम देखें किस बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं। वापस जाते हैं हम राकेश जी पर। राकेश जी, ओवरऑल जो हमने शुरुआत में पहला चीज की थी कि ओवरऑल देखिए, किसी ने सोचा ही नहीं था मेरे ख्याल इलेक्शन से पहले कि मोदी जी की को सीट के काउंट के वोटर काउंट दोनों में कहीं कोई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अचानक से जो ये चेंज हुआ, फेरबदल हुआ, मैं वहां पे जाता हूं आपको लेकर, वहां से वापस आते हैं, और एकदम से जिसको कि हो हल्ला हुआ, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता ने किया हल्ला करके, और ये बताने की कोशिश करी देखिए हम जीत गए। वो आपके हिसाब से ये जो झटका लगा बीजेपी को, जो उन्होंने सोचा नहीं था, उनको लगा नहीं था कि ये लास्ट मिनट पे वो स्ट्रगल करेंगे इस तरह से, उसका क्या क्या कारण हो सकता है? इस बात का मैं जवाब जरूर दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने 1 जुलाई को राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर भाषण सुना, बिल्कुल, और अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को कुछ नहीं मिलता है। और उसके बाद 3 जुलाई को वो एक और वीडियो ले आए उस अग्निवीर के पिता का, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला। कल उसी पिता ने एक और स्टेटमेंट दिया कि मुझे 98 लाख रुपए मिल चुके हैं, और ना केवल 98 लाख रुपए मिल चुके, बल्कि उनके जो 50 लाख रुपए इंश्योरेंस से मिले और 48 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिले, उनके पासबुक में एंट्री भी दिखा दी एज ए टेस्टिमनी। और उसके बाद उनके पास चिट्ठी मिली है और जिसमें लिखा है कि 67 लाख अभी और मिलेंगे। तो 1,65,00,000 रुपया उस परिवार को मिल रहा है। सदन के पटल के ऊपर विपक्ष के नेता को इतना बड़ा झूठ, वो तो खैर ओम प्रकाश बिरला जी देखेंगे उसको कैसे देखेंगे, क्योंकि सदन पे आप झूठ बोल के निकल नहीं सकते। उन्होंने बात बात पे झूठ बोला, वो लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और उनके झूठ का पर्दाफाश भी हो रहा है। जिस बैंक के अंदर उनके पैसा दिखाई दे रहा है कि हाँ इस व्यक्ति को, अमरजीत के पिता को ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर हो गया, अब इसके बाद झूठ कहाँ से ये करेंगे? अग्निवीरों के बारे में एमएसपी पे झूठ बोला, नीट पे झूठ बोला, मणिपुर पे झूठ बोला, हर बात उन्होंने झूठ बोली। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। आपने पूछा कि इनकी सीट क्यों कम हो गई? वोट परसेंटेज तो कम नहीं हुआ, सीट कम के 2 कारण इसमें भाजपा के कुछ लोग भी जिम्मेवार हैं। ये सिर्फ आप इंडी गठबंधन को नहीं कह सकते। क्या जरूरत थी कि 400 हमें दे दो, हम संविधान बदल देंगे? हालांकि 2-4 लोगों ने कहा, और उसको मोदी जी ने मंच से कहा कि यदि आज बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो इस संविधान को नहीं बदल सकते। लेकिन इनका जो प्रचार था गांव-गांव के अंदर कि अच्छा हर व्यक्ति को अपने आरक्षण की चिंता रहती है। एक तो ये सबसे बड़ा जात बिरादरी के अंदर, जब मोदी ने कह दिया 4 जाते हैं, विमेन, यूथ, किसान और एक और जात बोली थी, 4 कैटेगरी, पूरे देश को, गरीब, पूरे देश को उन्होंने इन 4 जातियों में बांटकर
इस जाति में सारी जातियां आ जाती हैं। लगातार इन्होंने हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया, हिंदुओं को बांटने का ही नहीं प्रयास किया, सनातन धर्म को इन्होंने नेस्त नाबूद करने की बात करी। डीएमके ने चेन्नई के अंदर ये कहा, एक फंक्शन में ये कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन HIV है, सनातन कोरोना है, इसे समाप्त करना चाहिए। मूक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ इसका समर्थन किया। राहुल गांधी तो हर मंच पे बोलते हैं हिंदू हिंदू। उस दिन 1 जुलाई को पार्लियामेंट में भी कहा हिंदू हिंसा फैलाते हैं, हिंदू असत्य बोलते हैं, हिंदू नफरत करते हैं। ये जो इनकी हरकतें रही उस समय टेम्परेरी लोगों के अंदर वो कहीं घर कर गई कि यार ये सच तो नहीं कर, बार बार झूठ बोलने वाला भी कभी कभी सत्य लगने लगता है। अब लेकिन ये काट की हांडी जो मैंने पहले कहा दोबारा कभी चलने वाली नहीं है। अधिकतर लोग भारत के अंदर भारत को प्रेम करते हैं, भारत की तरक्की चाहते हैं, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। और पिछले 10 वर्ष में जो एक ट्रेजेक्टरी बनी है ग्रोथ के अंदर, उससे जो है जो विश्व विचलित हो रहा है। भारत को तो गर्व होना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए, छोटी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपके कोई और एजेंडा नहीं है, कहीं से और आप प्रयोजित नहीं है, तो ये जो टोटल डेवलपमेंट भारत के अंदर हो रही है, इससे सबको खुशी होनी चाहिए। ये 2-3 कारण रहे जिसके कारण इनकी सीटें कुछ कम हो गई, लेकिन चिंता की बात नहीं। भारत और भारतीयता बहुत समझदार होती जा रही है। अब वो 1952 वाला भारत नहीं है और 2024 का भारत है, डिजिटल भारत है। मिनट मिनट में उनको समाचार मिल रहे हैं, सब ठीक होने वाला है। चिंता की बिल्कुल हमें कोई बात ही नहीं है। बीजेपी को 282 सीटें मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव, और वो 21 सीट बढ़ के 303 हो जाती है 2019 के लोकसभा चुनाव में, और सीटें घटती है 63, और 2024 में वो 240 पे आके रुकती है। लेकिन यहां पर हमें एक ध्यान देना इस बात की है कि बीजेपी का वोट शेयर ओवरऑल 0.8% घटता है सिर्फ, और यदि काउंटिंग में देखें तो बीजेपी को तकरीबन 69 लाख वोट पूरे देश में बढ़ता है। यानी बीजेपी को यदि देखें 2024 में मिलता है 23,59,73,935, और यदि हम 2019 का आंकड़ा बताएं आपको, वो था 22,90,78,370। कहने का मतलब है कि थोड़े से अंतर हुआ है, लेकिन एक जानकारी के तौर पर है क्या कि ये सेफोलॉजिकल साइंस का एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यदि माइनस नेगेटिव स्विंग होता है, भले वो आधा % हो, लेकिन वो उसका डिवास्टेटिंग इंपैक्ट होता है। और वही इंपैक्ट हुआ बीजेपी के लिए कि 63 सीटें घट गई। अब सर ने कहा 2 बार, सर के ही प्रश्न से मैं 2 प्रश्न ले रहा हूं सर के जवाब से, कि बीजेपी 2 नैरेटिव पर फंस गई अपने ही चक्कर में। वो नैरेटिव क्या था? जैसा राकेश जी ने कहा 400 पार। 400 पार का माने था कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी कह रही है 400 पार होना चाहिए। काउंटर ये था कि संविधान को बदला किसने? चलिए हम सबसे पहला उदाहरण आपको देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच, रेस्ट्रिक्टेड रीजनेबल, किसने जोड़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के पुरोधा माने जाते हैं। अब दूसरी बार आइए, इंदिरा गांधी 42वां संशोधन, जिसमें हमारी जो संविधान है उसके आत्मा कहें, प्रियम्बल कहें, जो भी कहें, उसमें 2-3 शब्द को जोड़ा गया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, क्यों? इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए, क्यों? किससे पूछ के? लेकिन बीजेपी इस बात को काउंटर करने में असफल रही, सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़ के।
जब नरेंद्र मोदी जी को लगा, आप उनके सारे इंटरव्यू को देखिए, उन्होंने कहा कि संविधान कांग्रेस ने बदला है, लेकिन पार्टी ने काउंटर नहीं कर पाया। दूसरी बात, आरक्षण। सबसे पहला बैकवर्ड कमीशन कब बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1953, काका कालेलकर कमेटी, फर्स्ट बैकवर्ड कास्ट कमीशन। जब रिपोर्ट आया काका कालेलकर का, तो पंडित नेहरू ने उसे रिजेक्ट करके कचड़े में फेंक दिया। कायदे से दूसरा कमीशन बनाना था नेहरू को, क्योंकि बड़ा प्रेम था। राहुल जी के नाना परनाना को बड़ा प्रेम है, घड़ियाले आंसू है। अब आइए दूसरा उदाहरण, मंडल कमीशन की स्थापना किसने की? मोरारजी सरकार 1977। अधिघोषणा किसने जारी की? 1978 में जनता पार्टी सरकार ने। बीपी मंडल बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर बने, बीपी मंडल कमीशन के चेयरमैन। रिपोर्ट उन्होंने दिया 1980 में। 1980 में प्रधानमंत्री कौन था भारत का? इंदिरा गांधी। दुख ही इस बात का है कि उन्होंने कांग्रेस, इंदिरा जी, राजीव जी, सबने बंद बक्से में डाल दिया, लेकिन बीजेपी इसको काउंटर नहीं कर पाई। यही कारण था कि प्रधानमंत्री बाद में इन दोनों नैरेटिव को काउंटर करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुका था। सर, मैं आपसे यही बात जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं नैरेटिव को काउंटर करना आपको भी लगता है कि वो उसमें थोड़ा पीछे हो गए? आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं। ये दो मुख्य कारण रहे, वो इन पे अटैक करते रहे, अपनी सभाओं में भी करते रहे, और जो इंटरनेशनल टूल किट विदेशों में बैठकर इस बात का प्रचार कर रहा था सोशल मीडिया में, वो बहुत तेजी से इस प्रचार को करता है, जिसकी फंडिंग टोटल बाहर से हो रही। और ना तो इनके सोशल मीडिया के सेल ने, बीजेपी ने इसको काउंटर किया, ना मोदी जी के अलावा किसी भी लीडर ने इसको अफेक्टिवली जो है काउंटर नहीं किया, जो इनको बड़ा घातक बना इनकी सीटें कम करने के लिए। और सर, ये जो लोकसभा है, इसके बारे में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी को 240 सीटें हैं और उनके जो सहयोगी हैं, अलायंस हैं, उनके 53 हैं, यानी 293 सीटें हैं। जैसे खास करके राहुल गांधी पहले कहते थे, आपको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन वो बन गए। अब वो लोग एक नैरेटिव चला रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी। आपसे मेरा सवाल है कि क्या ये विपक्ष का मानना कि ये सरकार नहीं चलेगी, ये किस आधार पर कर रहे हैं, जबकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत है? झूठ, फरेब, मक्कारी के ऊपर टिके हुए हैं। वो अपना झूठ लोगों में भ्रांति फैलाने के लिए जारी रखेंगे। जब इनकी 240 आई थी, एनडीए की 293 आई थी, तो इनके सब नेता लगातार एक ही शब्द बोल रहे थे, देखो कौन सरकार बनाता है। देखो, उन्होंने हर चंद कोशिश करी कि नायडू साहब को तोड़ लिया जाए, नीतीश बाबू को तोड़ लिया जाए। नीतीश बाबू को तो प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर कर दिया था कि आइए हम आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन वो नेता बड़े मैच्योर नेता हैं, उन्होंने समझी इनकी चालें। उन्होंने वो देखा कि चंद्रशेखर को इन्होंने कैसे गिराया था, देव गौड़ा को कैसे गिराया था, आई.के. गुजराल को कैसे बनाया था, चंद दिनों का 6-6, 9-9 महीने के प्रधानमंत्री बना के किस तरह से कांग्रेस टांग खींच लेती है और सरकारें गिरा देती है, सबके मन मस्तिष्क में बहुत क्लियर था। तो इसलिए कोई इस बार चाल में नहीं आया। और मैं अपनी तरफ से, जो मेरी जितनी भी राजनीति की समझ है, ये सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी, बहुत विकास के कार्य करेगी, लोगों में विश्वास दोबारा जागृत होगा। ये झूठ फरेब लगातार बोलते चले जा रहे हैं, अपने आप जनता उसकी एनालिसिस कर रही है, समझ रही है कि ये कितना झूठ और क्यों झूठ बोल रहे हैं। इनका नतीजा इनको खुद को भुगतना। राकेश जी, मेरे दिमाग पे अभी भी वही कुछ सवाल घूम रहे हैं। देखिए, जो टाइटल से जुड़े हमारे आज का जो हमारा टाइटल लेके आया था, मेरे दिमाग में जो था, वो था 2024 के पर्व के गर्भ से निकले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो अभी मेरा दिमाग वहीं पे है, और क्योंकि आप और वीरेन भाई दोनों बहुत स्पेशलिस्ट हैं, तो आप दोनों को मैं वो करता हूँ कि देखिए, जो अभी सीटों पे बात करते हैं, 240 पे आई और एनडीए सरकार बनी, मेजॉरिटी एनडीए की है, बीजेपी की नहीं, एनडीए की मेजॉरिटी बनी। लेकिन अगर एनालिसिस की जाए इसकी, तो इसमें 3 राज्यों ने झटका दिया, वो यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र। भाई 62 से घट के 33, राजस्थान में 14 से घट के 10, महाराष्ट्र में भी 9 आ गई आपकी,
तीनों को जोड़ा जाए तो ऑफकोर्स इसकी वजह से ही उनको जरूरत पड़ी कि अब दोबारा से एनडीए सरकार बनाई जाए। ये तीनों राज्य में क्या हुआ, ये मैं अभी भी उस पर मेरा दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा है, और आप अपने एक्सपीरियंस अपने से बताएं कि क्योंकि ये तीनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए भी और आने वाले वक्त के लिए भी। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक राम लहर चल रही है, और मैं खुद अयोध्या में था उन दिनों में, और जिससे भी बात करूं सभी एकदम राम लहर, और 80 में से 80 आएंगी और अंत तक भी 80 में से 80 रहेंगी, लेकिन 80 से 33 कैसे हो गई इसके ऊपर विचार करना अत्यावश्यक है। भाजपा के अंदर अपनी गुटबाजी, कोई शंका नहीं। आरक्षण के मुद्दे पर गुमराह करना, संविधान के मुद्दे पर गुमराह करना, और 8,500 रुपये 1 जुलाई को टकाटक आपके खाते में आ जाएगा, इस बात से गुमराह करना, ये 3 मुख्य बिंदु रहे यूपी के अंदर इस प्रकार का रिजल्ट आने के। अब 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, देखिए कितना बदलाव उसमें हमें नजर आता है। महाराष्ट्र के अंदर मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि एकनाथ शिंदे का इनके साथ आ जाना कोई फर्क नहीं पड़ा जनता के मन मस्तिष्क में, लेकिन अजीत पवार को जो इन्होंने लिया वो जनता को हजम नहीं हुआ। वो जो बार बार इन्होंने कहा कि जैसे 70,000 करोड़ के घोटाले में चक्की पीसिंग, उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को इन्होंने अपने साथ मिला लिया अजीत पवार, वरना बीजेपी अपने दम पर ये चुनाव खींच के ले जाती। वो अलायंस जो था अजीत पवार के साथ वाला बहुत इनको उपयोगी महाराष्ट्र में निकला। तीसरा स्टेट कौन सा कहा आपने? राजस्थान। हाँ, राजस्थान में जात का, राजपूतों को जो उसने, क्या नाम था गुजरात का मंत्री था पहले, वीरेंद्र जी, उसने राजपूतों के बारे में कुछ कहा था ना गुजरात में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। खैर एनीवे, वो काफी इनको घातक पड़ा। राजपूत बहुत है वहां जी जी जी। और कोई ऐसा विषय मुझे राजस्थान में नहीं आता, लेकिन वो कास्ट का जो इक्वेशन था बड़ा जबरदस्त खतरनाक इनके। वरना उससे पहले थोड़े दिन पहले तो देखो इतना जबरदस्त चुनाव जीत के आए थे राज्यसभा का, तो 10 सीटें यहाँ पे हार गए एकदम। तो अभी भी हमारे देश के अंदर दुर्भाग्यवश लोग जात, कास्ट, धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपने देखा कि पूरे देश के अंदर जहां जहां पे भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां बीजेपी बिल्कुल नहीं जीती। ठोक के रूप में मुसलमानों ने वोट किया बीजेपी के अगेंस्ट। तो ये धर्म के आधार पर वोट देना, धर्म के आधार पर, क्योंकि जबकि बीजेपी का एक स्लोगन बड़ा बढ़िया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सबके लिए करती हैं। जितनी भी स्कीमें भाजपा ने निकाली है अपने कार्यकाल के अंदर, वो किसको, कौन से मुसलमान को उसका बेनिफिट नहीं मिला। 3 तलाक कितना बड़ा कलंक था, तो उसको किसने दूर किया। उसके बावजूद भी जो है एक मुश्त अगेन कहूंगा, कहीं कहीं के तो वो भी आए थे काउंटिंग, 612 वोट एक गांव के अंदर, 612 के 612 दूसरी तरफ डल गए। तो इस प्रकार का जो वातावरण बना, तो ये दुर्भाग्य है भारत के लोकतंत्र के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों को काम के आधार पर चुना चाहिए, सरकारों को विकास के आधार पर चुनना चाहना चाहिए, सरकार को गरीब कल्याण के लिए क्या काम क्या हो रहा है उसके लिए जुड़ना चाहिए। कितना काम किया था कोरोना के अंदर, देखिए पूरा विश्व हिल गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही, ग्रोथ पे रही, जीडीपी भी बढ़ी, महंगाई कंट्रोल में रही। सारे देश आसपास के हमारे जितनी 7 कंट्रीज हैं, जितने भी विश्व के कंट्री, आप कनाडा देख लो, अमेरिका देख लो, ब्रिटेन देख लो, हाँ, यूरोप पूरा डूब गया उस दौरान के अंदर। तो इस व्यक्ति ने इस देश को कितनी तरीके से, कितने अच्छी तरीके से बाहर निकाला। उसके बाद भी यदि ये स्थिति आई तो उसके कारण जाति, धर्म और अफवाहें, और ये ज्यादा टिकती नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा विजयी होता है। हमारे कुछ श्रोता बता रहे लिख कि भूपेंद्र पटेल की बात तो नहीं कर रहे हैं आप कहीं? नहीं,
जो राजस्थान में बात जो कर रहे थे आप भूपेंद्र पटेल की, नहीं, हमारे श्रोता पटेल को की नहीं बता कर रहे रहा, हैं। ये जी जी, ओके। अपना गुजरात के एक केंद्र में मंत्री थे, जी जी, अच्छा। ये टॉल मैन, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट कीपिंग कोई नहीं। आपने एक बहुत अच्छा टकाटक वाला जो किया। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। अपने श्रोताओं को एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो ब्रेक के बाद, वो वीडियो बहुत ही हंसी वाला है, स्पेशली वही है जो हमारे राहुल गांधी जी ने टकाटक 8,500 रुपए सबको दिया। उसको ब्रेक के बाद हम तुरंत आते हैं। 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। आपसे वापस आकर जो कुछ चीज़ों पे हमको जो हमने महसूस किया और कुछ लोगों से जैसे बातें करी हैं, तो ये भी हुआ है कि भाई बीजेपी से लोगों को नाराजगी भी है। और नाराजगी कुछ ये भी है कि जैसे अब बंगाल में हुआ, जो हमारे कार्यकर्ता प्रताड़ित किए गए ममता के उसमें, या फिर महाराष्ट्र में जो हमारे कुछ साधु भाई को पे मारा वारा गया। तो बीजेपी कभी कभी अपने ही समर्थकों का सपोर्ट नहीं करती। ऐसा क्या आपको क्या लगता है कि सच है कि झूठ है, या इसको डिफेंड नहीं किया अभी तक बीजेपी ने? ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी अपनी कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं करती है, पूरी तरह से सपोर्ट करती है। लेकिन हिंसा जो बंगाल में होती है जी, उससे, और उसको सरकारी हिंसा होती, सरकार प्रोटेक्शन देती है उस हिंसा को, जी जी, उससे लोग भयभीत हो जाते हैं। और इस चुनाव में भी हालांकि टीएमसी ने अच्छी सीटें जीती, उसके बावजूद भी जिन बीजेपी वर्कर्स ने काम किया या जिन्होंने वोट दिया, उनके साथ कितनी हिंसा की घटनाएं हुई, कितने लोग अपना घर छोड़ के चले गए। तो ये जो वातावरण है जो बंगाल में बना है, ये एक बहुत घातक है हमारे लोकतंत्र के लिए। इसके बारे में कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार होना चाहिए कि किस प्रकार वहां पे भय रहित वातावरण के अंदर चुनाव किया जा सके, लोग अपने इच्छा के अनुसार वोट डाल सके। जबकि वहां की सरकार, सब लोग बंगाल में भी जो मेरे संपर्क थे कहते इस बार बड़े खतरा है, खासतौर से वो शेख शाहजहां के बाद, जबकि उन्होंने महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया, लोगों की कितनी जमीनें हड़पी, और उसके बाद बंगाल सरकार उस व्यक्ति को, ऐसे दुराचारी व्यक्ति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। ये सब स्थितियां होने के बावजूद वहां पे जो रियल्टा है वो सिर्फ, मैं एक ही बात समझ सकता हूँ, भय के कारण लोगों को घर से नहीं निकलने दिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, हिंसा उन्होंने ही की। और हिंसा को, जिनके साथ हिंसा हुई, बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी है सपोर्ट है। In Bengal also the things will change over time. It will not continue for a very very long time. ये बंगाल में सर हमें ऐसा लग रहा है दो तीन चीज। जैसे तो आपने कहा कि वो जो फैक्टर है जो वोट नहीं डालने देना, क्योंकि वहां पर इतना, आज की तारीख में मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में यदि चुनाव में इतना वायलेंस होना शायद बंगाल में ही अब होता है। पहले एक जमाने में बिहार में हुआ करता था, वेस्टर्न यूपी में हुआ करता था, वो होता नहीं जब से ईवीएम का दौर आया, लेकिन बंगाल में होता रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, हमें जो लगता है बंगाल देखिए एक ऐसा राज्य है जहां पर 35% आबादी मुसलमानों की है। ममता की राजनीति कुल मिलाकर मुसलमानों पे शुरू होती है। ममता दिल्ली में अलायंस करती है, बंगाल में नहीं करती। कारण यह है उनको डर है कि मुसलमान वोट बट जाएगा, और यही कारण है कि अधीर रंजन के खिलाफ भी वो खड़ा कर देते हैं क्रिकेटर को, और अधीर रंजन चुनाव हार जाता है। और जहां से हारता है वहां के असेंबली में पिछली बार बीजेपी जीती थी चुनाव में, और सिर्फ वही असेंबली क्षेत्र था जो पिछली बार 2019 में अधीर रंजन को लीड दिया और वो चुनाव जीता। अब की बार क्या हुआ, जो ममता का वोट है वो तो वही है, प्लस मुसलमान वोट कांग्रेस को एक भी नहीं दिया जो पहले मिलता था, सारे के सारे वो कंसोलिडेट इधर आ गया। तो मान लीजिए 35% वोट एक तरफ से इंटैक्ट आ रहा है, तो सर ये वाजिब है ना कि बाकी जो 65% है उसमें यदि 7% भी 8% भी आएगा तो इनकी जीत होगी। और दूसरी बात, बीजेपी में वहां पर एक सर प्रॉब्लम हो रहा है क्या, जो लोग बाहर से आए हैं बीजेपी में और जो अंदर के हैं उनमें एक थोड़ा सा तनाव रहता है। हालांकि संघ इस मामले में
हमेशा से उनके लिए बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम करती रही है, क्योंकि संघ का ही संगठन है जिस पर भाजपा आधारित है। अब बंगाल, जहां पर आप देखेंगे सर, इतने ज्यादा संख्या में विद्यालय बनाए हुए हैं संघ ने, और निस्वार्थ भाव से गरीब परिवार को, गरीब बच्चों को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अनुपम जी, जो वायलेंस में जो वहां बच्चे के परिवार को आघात हुआ है, उस परिवार के बच्चों को संघ शिक्षा दीक्षा दे रही है, उनको पढ़ा रही है, उनको अमित शाह उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बीजेपी वाले भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई इसके पिताजी का डेथ हो गया, इसका परिवार को कौन देखेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जो दो तीन जो फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये तो पूरे भारत में लागू हो रहा है कि ओवर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑन नरेंद्र मोदी। अब मैं इस पे आने वाला था। मुझे कुछ नहीं करना, मोदी जी जिता देंगे। एमएलए सोचता है कि हमें कुछ नहीं करना, मोदी जी जिता देंगे। हमारे इलाके मधुबनी मिथिलांचल में एक एमपी है, उससे पूछा क्या कि फला गांव कहाँ है, बोला है कहाँ है ये गांव, और वो फिर भी जीता है 1.5 लाख वोट से। क्यों? तो मोदी जी के नाम पे। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये 3-4 फैक्टर। और दूसरी बात सर, एक अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी, आज ही देखिए ना वहां का रिजल्ट, ब्रिटेन का 14 वर्ष के बाद कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। अब ऐसा नहीं था कि ऋषि सुनक ने बहुत अन्याय कर दिया था, नहीं, एंटी इनकम्बेंसी। तो एंटी इनकम्बेंसी था, और ये जो 3-4 फैक्टर है, इसकी वजह से मुझे लगता है बंगाल भी हुआ है, चाहे महाराष्ट्र भी हुआ है, चाहे राजस्थान भी हुआ है, और यदि कहें आप इसको जो तीसरा एक राज्य उत्तर प्रदेश, और खास करके इन 3 राज्यों में, जैसे सर आपने कहा महाराष्ट्र में 2019 का उदाहरण है सर, सिर्फ 2 पार्टी अलायंस था, बीजेपी और शिवसेना। वोट मिला था 51%, सीटें मिली थी 41। नेचुरल अलायंस महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ही है। इस बार उसको खंडित हुआ, खंडित होने के बाद भी क्या हुआ, इधर गया उधर गया, लेकिन वो 45% टच नहीं कर पाया। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अजीत पवार को लेकर, क्योंकि वो मुश्किल से 3% वोट लाए, और जो शिवसेना के जो है हमारे एकनाथ जी, वो तो कम से कम सीट लाए, 7 सीट, वोट भी उनको मिला है 12-13%। तो इसलिए मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के लिए सही है शिवसेना बीजेपी का गठबंधन, और वो होता तो मुझे लगता है, यानी तो बीजेपी अकेले भी चुनाव लड़ती तो 9 सीट नहीं मिलता, कम से कम 20 सीट जरूर मिलता, ये महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में सारे कॉम्बिनेशन थे, लेकिन जो आपने कहा, बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूं कि कास्ट फैक्टर वहां पर मैटर किया है। नहीं तो बनारस में मोदी जी जीतेंगे 1.5 लाख वोट से, घोसी हार जाएंगे बीजेपी, गाजीपुर हारेगी बीजेपी, चित्रकूट हारेगी बीजेपी। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? अब मोदी जी का जो 64% का रिकॉर्ड था वोट का, वो वोट आ जाएगा इतना नीचे। तो यूपी में मैं कास्ट का नाम नहीं लूंगा, ऑफ रिकॉर्ड में बता सकता हूं कि इन्होंने वोट नहीं दिया है, और इसका परिणाम है राजस्थान में एक और, वहां भी कास्ट फैक्टर काम किया है, और जिनके साथ बीजेपी का अलायंस था पिछली बार, जो 1 सीट जीता था, उससे अलायंस इनको नहीं तोड़ना था। उसका प्रभाव बीजेपी के वोट पर पड़ता, सीट पर पड़ता। इसलिए मेरा मानना है यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी को पिछली बार 130 सीटें मिली थी, जबकि अब की बार सिर्फ 67 मिला है। 63 सीटों का नुकसान हुआ है, और यही 63 सीट बीजेपी को 303 से लाके 240 पे खड़ा। बिल्कुल सही। मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ वीरेंद्र भाई। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव आगे नहीं जीते जाएंगे, लोगों को काम करना पड़ेगा। 5-5 साल अपने क्षेत्र में लोग नहीं जाते हैं, अपना एक बार चुन के आ गए तो मोदी जी के नाम पर बंसरी बजाते हैं अपने घर में, उनका अहंकार आ जाता है। अभी मैंने चुनाव के बाद एकदम एक लेख लिखा था, उसमें यही कहा था कि हर व्यक्ति को मोदी जी को कंपलसरी करना चाहिए कि जब संसद चल रही हो तो सैटरडे संडे अपने क्षेत्र में बिताएं, वरना सारा टाइम अपने क्षेत्र में बिताएं, और जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर होता है, रिपोर्ट दे पार्टी को कि उन्होंने पूरे 7 दिन में क्या किया, अगले 7 दिन का क्या प्लान, जनता के बीच में कैसे जाएंगे। अनलेस यू आर विद द पीपल, यू विल नॉट विन द सीट्स एंड वोट्स ओनली ऑन द
face of Modi ji. For how long? He's 73. He Right. can drag you for another 5 years. Thereafter what? तो हर व्यक्ति को पार्टी के लिए, देश के लिए कार्य करना पड़ेगा, तब हम एक मजबूत देश की ओर बढ़ सकते हैं और इस इंडिया अलायंस का मुकाबला कर पाएंगे, वरना बिल्कुल भयावह स्थिति सामने नहीं है। राकेश जी, वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात करी और उसी बात को ऐड करूंगा और आपके पास आ रहा हूं मैं। कांग्रेस ने पिछले 3 बार में 3 डिजिट का आंकड़ा में पार नहीं कर पाए। 52 से इस बार भी पहुंचे 99 तक, और सत्ता तो खैर फिर भी नहीं मिली उनको, और खुशी तो उनको ऐसी दिखा रहे हो कि जैसे उनको सत्ता ही मिल गई हो। और इस खुशी से राहुल गांधी जी के तेवर बदल गए एकदम। उन्होंने सारी मर्यादाएं उल्लंघन शुरू कर दिया है। मतलब अभी तो विपक्ष के नेता बने ही नहीं है, उन्होंने 2 दिन में ही ऐसा दिखा दिया है कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस, जो बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये क्या, और ये वेयर इज इट लीडिंग टू? मंदबुद्धि बालक कहा जा सकता, उनको समझ ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, उनका मतलब क्या निकलेगा, कुछ नहीं मालूम। एक अराजकता फैलाने का माहौल, एक मन के अंदर जो विद्वेष है इस चुनाव को हारने और उसको जीत में दिखाने का, वो द्वंद्व जो उनके अंदर चल रहा है, वो उनके कार्यकलापों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी हरकतों से, उनकी स्टेटमेंट से, उनके वक्तव्यों से साफ नजर आ रहा है। इससे इनको जनता में सहानुभूति बिल्कुल नहीं मिल रही है। जनता की सहानुभूति जा रही है कि जो व्यक्ति अपोजिशन का लीडर ऐसे व्यवहार कर सकता है, यदि इसको देश की सत्ता हाथ में आ जाए तो ये क्या करेगा देश का। कि सर आपको भी शायद लगता होगा, मैं आपसे सवाल में ही पूछना चाहता हूं कि आज भी राहुल गांधी हो या गांधी परिवार हो, 10 वर्ष हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी को वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये आदमी प्रधानमंत्री बना कैसे। सर मैं थोड़ा माफ करेंगे, मैं एग्रेसिव हो जाता हूं, क्योंकि मैं भी बड़े ही सामान्य परिवार से आया हूं, जीवन भर मेहनत ही करता रह गया, बेलाम गांव से आया, जेएनयू ना होता तो, पास ना करता तो दिल्ली आता भी नहीं, और तब से लगा ही हुआ हूं मेहनत करने में। आप लोगों को देख के सीखता हूं कि इस उम्र में भी इतना मेहनत करते हैं। लेकिन इस आदमी को एक किसी नेता ने हमसे कहा कि इसको बोलो बेल्ट जाके बेच के आए, 5 बेल्ट बेच के आए करोल बाग से। अब वो एक भी बेल्ट नहीं बेच पाएगा, और तुमको हम भेज देंगे, अपना बेटा को भेज देंगे, तो 10 बेल्ट के बदले 50 बेल्ट बेच के आएगा, क्योंकि गरीबी को देखा है, पैसा का अहमियत है। जिस परिवार को कभी नौकरी नहीं करना पड़ा, जिस परिवार को कभी घर की चिंता नहीं, सिक्योरिटी की चिंता नहीं, मंथली इनकम जारी है, वो आदमी नरेंद्र मोदी को, जो मणिशंकर जैसे लोग हैं, सर क्यों बोलेगा कि चाय वाले का बेटा नहीं बनने का। तो मुझे लगता है कि आज भी जो ये रूलिंग एलीट माइंडसेट है गांधी परिवार का, सोचिए सर, रायबरेली में श्रीमती सोनिया गांधी जाती हैं कि मैं अपने पुत्र को हैंड ओवर करने आया हूं। अरे भाई तुम रानी हो क्या, अपने राजकुमार को हैंड ओवर करने आए हो? वो तो मैं कभी कभी दुख होता है कि आज भी हमारी जो मानसिकता है जनता की, हमारी ब्रिटिश कॉलोनियल है। नहीं तो कायदे से रायबरेली की जनता को सर राहुल गांधी को 5 लाख वोट से हराना चाहिए था। ये रजवाड़ा नहीं है। तो सर आपको नहीं लगता कि आज भी ये लोग वही पावर में भले नहीं है, लेकिन रूलिंग माइंडसेट, रूलिंग एलीट, देश की, भारत की जनता को प्रजा समझना, गरीब समझना, निरीह समझना, आपको नहीं लगता ये बात सर? बिल्कुल, राजशाही, मोनार्किज्म, ये इनके रग रग में ब्लू ब्लड है, और ये आसानी से निकलेगा नहीं। जनता ही निकालेगी, काफी तो निकाल दिया, 3 बार लगातार सत्ता से बाहर रखा, उससे पहले भी बाहर रखा। अब जनता जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, वो विकास को देख रहे हैं, और इंटरनेशनल ये जो अपना टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन हुआ है, उससे पूरे विश्व के बारे में उनको जो सूचनाएं मिल रही है, जानकारी मिल रही है, अपनी बुद्धि का उसके साथ मिक्सचर करके वो समझ रहे हैं कि देश को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और इन लोगों ने क्या पास्ट में किया, क्या ये अब कर रहे हैं, क्या ये चाहते हैं। जिस जो व्यक्ति ये कहता है कि भारत देश है ही नहीं,
हैरानगी की बात सुनिए, कैम्ब्रिज के अंदर जब इन्होंने जाके कहा भारत तो राज्यों का समूह है, अरे भारत तो इस राज्यों की आत्मा है, उस आत्मा को नकार के तो शरीर तो मृत है। इफ दे नो इंडिया देन दे नो इंडिया एट ऑल। ये राज्य क्या कर लेंगे अपने अपने? इस प्रकार की बातें बाहर जाके कर देते हैं, क्या क्या नहीं वो बोल देते, मुझे समझ नहीं आता। खैर इनको जरूर समझ आएगी, मैं ऐसा विश्वास मानता हूँ, और जनता ही सिखाएगी और कोई नहीं सिखा सकता। विदेशों से जितना मर्जी पंप इन पैसा कर दो इनके लिए, इनके टूल किट कहीं पे भी बनवा दो, उससे ऊपर ये सतह ही रहेंगे, ये गहराई में कभी नहीं जाएंगे, पहचानेंगे नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस व्यक्ति ने गरीबी नहीं जी, जो गरीबों के साथ नहीं बैठा, सिर्फ दिखावटी ऑप फोटो ऑप देने के लिए गरीबों के साथ चले जाते हैं। कल भी जीटीबी नगर के अंदर मजदूरों के साथ बैठे हुए थे, तो हंसी आती है कि इनको मजदूरों का एम भी आता है कि नहीं। वहां पे फावड़ा लेके अपनी एक्टिंग करते हैं हर जगह जाके। जनता इन्हें नकार चुकी है, नकारेगी इस बार धोखे पंच से। फिर मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, झूठ से मक्कारी से कुछ सीटें मिली हैं, आगे इनको इतनी सीटें भी नहीं। समय की बाध्यता को दिमाग पर रखते हुए मैं चाहूंगा कि एक अपना प्रश्न, गोल्डन प्रश्न तैयार रखें, और राकेश जी आप भी ऑफ कोर्स अपने क्लोजिंग कमेंट्स तैयार रखें। मैं एक सिर्फ आखिरी अपनी तरफ से करूंगा राकेश जी। पहले तो दोस्तों मेरे ख्याल से पहली बार रेडियो की तरफ से, मेरे V4 रेडियो की तरफ से मेरे दिमाग में, जहन में एक बात आई और मुझे लगा बहुत अच्छा एक मंच तैयार हुआ। एक यूट्यूबर, एक प्रिंट मीडिया मैग्नेट और रेडियो के जो हम संवाद लेके आए, जो साक्षात्कार लेके आए, तो हो सकता है हमारे श्रोताओं को पसंद आया हो। पहली बार ये मेरी मुहिम थी, पहली बार कोशिश थी, तो ये वैसे मैं चलते रहेंगे। लेकिन राकेश जी आपने बहुत बड़ी शुरू में बात छेड़ी थी कि ये इलेक्शन जो था वो मोदी वर्सेस सारी विपक्ष, विदेश के फोर्सेस एंड ऑल दैट। ये बहुत बड़ा एक, देखिए मैं तो बाहर बैठा हूं, आई लिव इन कनाडा, और अगर मैं वहां से देखूं तो एक मेरे ख्याल से आई वांटेड टू स्टार्ट अ थ्रेड ऑफ डिस्कशन। ये बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर ये इस तरह की बालक बुद्धि कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन अगर ये शक्तियां बढ़ रही हैं, 234 तक पहुंच गई हैं, देखिए, चाहे वो इस तरह की अराजकता फैला के, चाहे अपने नैरेटिव सेट करके, इस पर्टिकुलर चीज में एक रिस्क भी नजर आ रहा है कि अगर कोई कड़े मजबूत कदम नहीं उठाए गए तो हम इस तरह की जो विपक्ष मजबूत कर रहे हैं अपने आप को, चाहे भले वो गलत बयानबाजी से और गुटबाजी से और विदेशों का सपोर्ट लेकर कर रहे हैं, लेकिन रिस्क तो है। उस रिस्क को हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें आने वाले वक्त में? राकेश जी आप अगर दो टिप्पणी उस पर दे पाए, और लास्ट में वीरेंद्र जी आप भी इसको क्लोजिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, और कोई अगर प्रश्न ऐसा रह गया हो जो राकेश जी एड्रेस कर पाए। राकेश जी। लोकतंत्र संविधान सीमाओं में रहते हुए कुछ कानून तो अवश्य बनने चाहिए जो कि भारत की विकास यात्रा में अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि ये 19A कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलने की, करने की इजाजत देता है, उसकी एक लिमिट जरूर होनी चाहिए। वो कहाँ तक बोलने की इजाजत देता है, कहाँ तक आप ऐसी विदेशी शक्तियों से, देखिए कोई ये मुश्किल बात नहीं है फेरा को ढूंढना या हमारी एजेंसियों को ढूंढना कि कहाँ से किसके पास कैसा फंड आ रहा हो, क्यों आ रहा। विदेश, भारत का चुनाव, भारतीयता का चुनाव था, भारतीयों के लिए चुनाव था, उसमें विदेशों की क्या इंटरेस्ट थी? सिर्फ एक इंटरेस्ट थी कि किस तरह से हम इसे डिरेल करें, किस तरह से विकास यात्रा को डिरेल करें। और वो डिरेल सिर्फ अराजकता फैलाने से ही हो सकती है, और अराजकता तब फैलेगी जब ये इंडी गठबंधन जैसे लोग सत्ता में आ जाए जो एक दूसरे की खाट खींचते रहेंगे या अपीजमेंट करते रहेंगे। ये दोनों ही खतरनाक हैं जी। देश की उन्नति प्रगति के लिए। तो इसके ऊपर आवश्यक किसी न किसी तरह का कानून बनना चाहिए, और कोर्टों को भी इसको अंदाजा लेना चाहिए, वो भी इस देश के वासी है, वो भी भारतवासी है, कि इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचे कि इनकी इंटेंट क्या थी। क्या इनकी इंटेंट देश को बनाने की है या देश का विघटन करने की है, राज्यों को और ज्यादा तोड़ने की है? ये एक विघटनकारी शक्तियां, भारत पे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इस प्रकार के नारे लगाने वालों को, नैरेटिव क्रिएट करने वालों के लिए सख्त से सख्त, मैं तो कहूंगा या तो उम्र कैद होनी चाहिए या इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लोगों के अंदर एक भय है कि हम देश के खिलाफ नहीं जा सकते,
आपको इजाजत है, स्वतंत्रता है, सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा 64 करोड़ लोगों ने वोट किया, 92 करोड़ मतदाता हैं इस देश के अंदर, तो सबको एक होके कि भारत के लिए कोई गलत ना करे, बाकी कुछ भी करो, इंडिया फर्स्ट आपके हर सोच के अंदर, हर कार्य के अंदर, हर एक्शन में इंडिया फर्स्ट रहना चाहिए। मेरा भारत रहेगा, हम सब रहेंगे, और इसके लिए जो कानून बनाना है, जो संविधान में परिवर्तन करना है, कर देना चाहिए। देखिए, मेरा तो मानना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, चाहे 18वीं लोकसभा का चुनाव का परिणाम ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होगा। वो ये कहता है कि कुछ जगह ब्लैंक रह गए हैं, उसको फिलअप कर दीजिए। और मैं बिल्कुल आश्वस्त और विश्वस्त हूं कि यदि आज की तारीख में फिर से चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी को फिर से 303 से ज्यादा सीटें मिलेगी, क्योंकि आधार यह है वो व्यक्ति परिवार की बात नहीं करता, वो व्यक्ति हिंदू के समागम, संस्कृति और समाज की बात करता है, वो व्यक्ति भारत के धार्मिक हेडक्वार्टर का पुनरुद्धार किया है, उसने निर्माण किया है। ठीक है, चूक हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि कभी कभी चूक होना भी आगे के लिए अच्छा होता है, और मैं यही समझता हूं नरेंद्र मोदी भारत की जरूरत है, और निश्चित रूप से वो देश की सेवा करते रहेंगे, तभी तो उनको जनता ने 293 सीट दिया है। मेरा यही मानना है। बहुत बड़ी बात। और मेरे ख्याल से देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें देश हित सबसे पहले, पार्टी हित और बाकी हित, परिवार हित बाद में। देश हित की जो बात करेगा उसी को मेरे ख्याल से जनता सामने लेकर भी आएगी। पहली बात तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपने मौका दिया कि आप एक साथ इस मंच पे आए और अपनी बात कह पाए और हमारे श्रोताओं को समझा भी पाए कि ये जो विश्लेषण था, जो बताया था कि 2024 के पर्व के जो गर्भ से निकले जो सवाल जो आज घूम रहे हैं यहाँ भी, क्योंकि हमारे श्रोता कनाडा काफी हैं जो सुनते हैं और मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करते हैं जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। और उनको बता दें, बीरेन्द्र भाई थैंक यू सो मच, आपने ना ही सिर्फ इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, समर्थन किया है, बल्कि हम श्रोता बताना चाहते हैं कि बीरेन्द्र भाई हमारे साथ अब एक वीकली प्रोग्राम लेकर आएंगे। अभी तो उसका नाम ने मंथन ऐसे रख दिया है, आई एम श्योर दैट। और राकेश जी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो हम चाहेंगे कि प्रिंट मीडिया के भी इतने बड़े बड़े दिग्गज जो पत्रकार हैं, लेखन जो इतना अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे से जुड़ें और अपनी बात को रख पाएं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएं, सो दैट यहीं से नींव पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जागरूकता की जो बात चल रही है, जो कि उन लोग भी जागरूक करना जरूरी, वही हमारा काम है। और बाकी तो जनता जनार्दन सब सही, सब समझती है, देखिए देखती सब समझती है। आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा मौका दिया और इतनी चर्चा, इतना अच्छा विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद।